हेलो बच्चों, वेलकम टू M12। आज की वीडियो में आपका क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये आपका पूरा यूनिट है। इस यूनिट के कुछ टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे आज के वीडियो में। बाकी टॉपिक्स के लिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो आज के लिए पहले टॉपिक हम पढ़ते हैं, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन कैसे किया जाता है। तो इसमें प्रमुख जनसंचार के माध्यम कौन से होते हैं, मतलब कि ऐसे कौन से माध्यम है जिसके द्वारा हमारे पास अलग अलग तरीकों से इन्फॉर्मेशन या डेटा जो जानकारी है वो हमारे पास पहुंचती है। 3 तरीके होते हैं, यहाँ 4 तरीके होते हैं। प्रिंट यानी कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी सब जानते हैं, रेडियो सब जानते हैं, और इंटरनेट। ये आपके मेन माध्यम होते हैं जिसके माध्यम से आपको अलग अलग तरीके से जानकारी मिल जाती है। प्रिंट माध्यम कौन सा होता है? जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है, यानी कि सबसे पहले अखबार छपना चालू हुआ था, तो ये आपका सबसे पुराना माध्यम होगा। और हमें क्या बताया गया है कि आधुनिक छापे खाने का आविष्कार जो है वो जर्मनी के गुटेनबर्ग में हुआ था। मतलब कि पहले तो पुराने तरीके से पद्धति से छापा जाता था कि जो कागज या लकड़ी का तख्ता होता था उस पर इंक लगाकर उसको कागज पर छापकर ऐसे प्रिंट किया जाता था। लेकिन आधुनिक छापाखाना यानी कि प्रिंटिंग मशीन्स जो आई वो कब आई? जर्मनी के गुटेनबर्ग ने आविष्कार किया जब उसका। फिर भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खोला गया था, जिसे ईसाई मिशनरियों ने धन प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। मतलब कि जब भारत में पहला छापाखाना बनाया गया तो उस छापेखाने को किस लिए खोला गया था? ताकि जो ईसाई मिशनरीज थे वो अपने धर्म प्रचार करने की पुस्तक यानी कि अपना ईसाई धर्म को प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए पुस्तकें उन्होंने छापी, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईसाई धर्म को मान सकें। फिर मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि आती हैं। अब मुद्रित यानी कि जो प्रिंट माध्यम से छापी जाती हैं वो कौन कौन सी चीज़ें आ गई आपके माध्यम जनसंचार की? आप अखबार से नई नई दुनिया की जानकारी लेते हो, पत्रिकाओं से लेते हो और पुस्तकों से लेते हो। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषता ये है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, इन्हें सुविधा अनुसार पढ़ा जा सकता है। मतलब आपके पास कोई बुक रखी है तो आप कभी भी कहीं भी बैठकर पढ़ सकते हो। ऐसा तो नहीं कि आपके पास अभी आया और अभी गायब हो गया। जैसे आप मोबाइल पे स्टेटस देखते हो तो आया और गायब हो जाता है, लेकिन ये आपके पास हमेशा रहती है, तो इसको आप आराम से देख सकते हो। ये माध्यम लिखित भाषा का विस्तार है। इस माध्यम से क्या होता है? लिखित भाषा का विस्तार होता है, यानी कि सिर्फ मौखिक रूप से बोलते बोलते काम नहीं चलता है, लिखित रूप से आपके पास हमेशा के लिए ये चीज़ रह जाती है। ये चिंतन, विचार, विश्लेषण का माध्यम है और इस पर पुस्तकें के माध्यम से, ये पत्रिकाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों पर यानी कि अलग अलग टॉपिक्स पर विचार किया जाता है, चिंतन किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। ठीक है, इसकी सीमाएं क्या है? लेकिन इसकी सीमाएं ये हैं कि निरीक्षणों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम का नहीं होता। मतलब कि जो अनपढ़ है उसके लिए चाहे न्यूज़पेपर ले लो चाहे किताब ले लो, वो किसी काम की नहीं है क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता। ठीक है, ये तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। अब जो किताबें छापी जाती हैं, जो मैगजीन छपती हैं, जो अखबार छपता है, वो कब छपता है? वो तुरंत, मान लीजिए कोई घटना कहीं हुई तो तुरंत उसके लिए अखबार, तो तुरंत अखबार में वो न्यूज़ आनी जाएगी, वो आती है 2 दिन के बाद। तो इसमें क्या होता है? डिले हो जाता है, इसमें देर लग जाती है, तुरंत आपको वो समाचार नहीं मिलता जो दुनिया में घटित हुआ है, उसके लिए टाइम लगता है। इसमें स्पेस और शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। अब न्यूज़पेपर में क्या है कि न्यूज़पेपर में एक कॉलम होता है, आपने देखा होगा कि एक खबर को एक निश्चित सीमा के अंदर लिखना होता है उन्हें, इसी को एडिटिंग कहते हैं। ठीक है ना, कॉलम लिखते हैं जो लोग, तो उसमें क्या होता है कि एक निश्चित जगह दे दी जाती है न्यूज़पेपर में और उतनी ही जगह में उसको लिखना होता है, चाहे पत्रिका हो चाहे पुस्तक हो। जितना पेज है वहीं एक पेज में इतना लिखेंगे। और मान लीजिए कि आपको 150 पेज की किताब लिखनी है और आप 150 पेज की जगह 300 पेज की लिख दे तो किताब बहुत मोटी हो जाएगी। तो स्पेस का ध्यान रखते हुए, जगह का ध्यान रखते हुए आपको वो चीज़ लिखनी पड़ती है। इसमें एक बार समाचार छप जाने के बाद अशुद्धि सुधार नहीं किया जा सकता। अब एक बार समाचार अगर छप गया, मान लो अखबार में कोई गलती हो गई, तो अब अखबार की गलती दोबारा ठीक नहीं हो सकती। वो तो जिसके पास पढ़ने के पास, जो पाठक हैं उनके पास पहुंच जाएगी तो पहुंच जाएगी, उसमें तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बात है क्या? अब जब भी मुद्रित माध्यम से आप कोई चीज़ छापते हैं, या मान लो कोई समाचार पत्र छाप रहा है, कोई पत्रिका छाप रहा है, कोई पुस्तक छाप रहा है, तो उसको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? पहला, भाषागत शुद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए। मतलब कि जिस भाषा में वो लिख रहा है वो भाषा उसकी साफ सुथरी होनी चाहिए, किसी के प्रति कोई कमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। भाषा शुद्ध होनी चाहिए, उसमें ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाए। प्रचलित भाषा का प्रयोग का क्या मतलब है? जो भाषा उस एरिया में, उस क्षेत्र में पढ़ी जाती है, उसी भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग हो तो वो समाचार पत्र या पत्रिका या पुस्तक सबसे ज़्यादा पढ़ी जाएगी। यानी कि अगर आप इंग्लैंड में जाकर हिंदी का अखबार बेचेंगे तो वो तो पढ़ा नहीं जाएगा ना, या फिर यहाँ पर आप फ्रेंच का बेचें तो नहीं पढ़ा जाएगा। तो जहाँ पर जो प्रचलित भाषा है उस प्रचलित भाषा का अगर मुद्रित माध्यम होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाएगा। समय, शब्द और स्थान की सीमा का ध्यान रखा जाना चाहिए।
समय का ध्यान रखा जाना चाहिए, शब्दों का ध्यान रखा जाना चाहिए, किसी के प्रति आप कठोर शब्द ना बोलें, ठीक है। और स्थान की सीमा का ध्यान रखा जाना चाहिए, मतलब किस स्थान के लिए छप रही है कोई चीज़, कहाँ के लिए छप रही है, किस चीज़ का उसका विषय है, तो इस सब चीज़ को ध्यान रखा जाना चाहिए। लेखन में तारतम्यता और सहज प्रवाह होना चाहिए, मतलब कि कोई आपने एक बात की उस टॉपिक पे, दूसरी बात एक पैराग्राफ के बाद दूसरा टॉपिक आ गया, फिर 2 लाइन के बाद तीसरा टॉपिक आ गया, ऐसा नहीं करना। तारतम्यता, एक फ्लो होना चाहिए। जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी समाचार पत्र में या पत्रिकाओं में या पुस्तक में लिखा जा रहा है, वो एक फ्लो के साथ होना चाहिए, मतलब कि उसमें लगातार एक प्रवाह बना रहना चाहिए कि ये बात हुई, उसके बाद ये बात हुई, उसके बाद ये बात हुई, ठीक है। दूसरा आपका माध्यम आ जाता है रेडियो। रेडियो क्या है? एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य मतलब सुनने वाला माध्यम है। इसमें इसे आप सुनते हैं। रेडियो को आप पढ़ नहीं सकते, आप देख नहीं सकते। रेडियो में जो कोई बोल रहा है आप उसको सुनते हो। इसमें शब्द और आवाज का महत्व होता है। ना उल्टी पिरामिड शैली पर आधारित होता है। अब वो पिरामिड शैली, जो उल्टी पिरामिड शैली है, वो हम आपको भी बताएंगे, ठीक है। उल्टी पिरामिड शैली में समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है। यहाँ पर हमने बता दिया, अब इसको आपको चित्र के द्वारा हम अभी समझाएंगे। इसमें क्या होता है? इंट्रो, बॉडी और समापन। इसमें तथ्यों के महत्व को क्रम से प्रस्तुत किया जाता है। सर्वप्रथम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य, उसके बाद उसके उपरांत महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में तथ्यों को रखा जाता है। यानी कि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद उससे जुड़ी हुई थोड़ी कम इंपॉर्टेंट बात, और उसके बाद उसका निष्कर्ष निकाल दिया जाता है। रेडियो समाचार लेखन के लिए बुनियादी बातें क्या होती हैं कि समाचार वाचन के लिए तैयार की गई कॉपी साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी हो। मतलब कि जब आप रेडियो पर समाचार पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो कॉपी रखी है, जिसको देख के आप समाचार पत्र पढ़ रहे हो, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि रेडियो पर लाइव चलता है। रेडियो पर अगर एक बार आपसे बोलने में गलती हो गई या कुछ गलत लिखा आ गया तो आप उसको तुरंत चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कॉपी को ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। ट्रिपल स्पेस में टाइप करने का मतलब बच्चों मतलब होता है कि जो 2 लाइनें हैं, उन 2 लाइनों के बीच में बहुत गैप होना चाहिए, मतलब कि 2 उंगलियों का गैप होना चाहिए कम से कम, ठीक है। मतलब कि आप अब ये लिखे हुए हैं, मान लो कि ये जो लिखे हुए हैं, इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस वो नहीं है, गैप नहीं है। उनके कहने का मतलब है कि ट्रिपल स्पेस का मतलब है कि एक लाइन यहाँ होगी तो दूसरी लाइन यहाँ होगी, ठीक है। ये मतलब होता है ट्रिपल स्पेस का, कि इतना गैप कम से कम 2 लाइनों के बीच में होना चाहिए। पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। हाशिया का मतलब होता है पैराग्राफ, यानी कि टैब छोड़ा जाना चाहिए। मतलब कि जो लाइन अब हमने बिल्कुल मार्जिन से स्टार्ट किया है, तो ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, अगला पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उनका कहने का मतलब ये, हाशिए का मतलब ये होता है। अंकों को लिखने में सावधानी बरती जानी चाहिए, क्योंकि आप कभी किसी चीज़ का बजट बता रहे हो या कोई गिनती बता रहे हो, तो उन अंकों को लिखने में हमेशा सावधानी बरती जानी चाहिए। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि अंक गलत बोल दिए, क्योंकि एक बार जो आप बोल दोगे वो लाइव है, वो दोबारा चेंज नहीं होगा। संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग से बचना चाहिए। संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग से बचने का मतलब क्या है कि आप एब्रीवेशन यूज ना करें। एब्रीवेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को आप डीएमआरसी बोल दें अगर, तो डीएमआरसी में हर किसी को समझ में नहीं आएगा कि डीएमआरसी क्या है। आपको उसे पूरा हिंदी में बताना पड़ेगा कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, ठीक है। अगला माध्यम आपका आ जाता है टेलीविजन का, यानी कि दूरदर्शन। यही है एक सरकारी माध्यम जो दूरदर्शन का है। वैसे तो आपके पास टीवी चैनल आज के टाइम में बहुत है, 50 टेलीविजन चैनल है, लेकिन जो दूरदर्शन है वो सरकारी चैनल है। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और सशक्त माध्यम है। ये तो आप सभी जानते हो कि जितना लोग टीवी में देखकर इंटरैक्ट करते हैं न्यूज़ में, उतना लोग रेडियो और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं जितना लोग टीवी में देख लेते हैं। इसमें ध्वनियों के साथ साथ दृश्यों का भी समावेश होता है। इसमें क्या मतलब, सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो न्यूज़ को, है ना। आप लाइव उस वीडियो को देख सकते हो, जो कि घटना कहीं घटी है, उस वीडियो को आप लाइव देख सकते हो। इसके लिए समाचार लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शब्द और पर्दे पर दिखने वाले दृश्य में समानता हो। बस इसमें यह ध्यान रखना होता है कि जो आप बोल रहे हो और जो आप पर्दे पर दिखा रहे हो वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। मतलब कि आप समझ लो कि तुर्की में होने वाले अभी जो भूकंप आया, तुर्की में होने वाले भूकंप के बारे में आप अगर बता रहे हो, तो पीछे जो पर्दे पर चल रहा है वो तुर्की का भूकंप ही चलना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये बात का ध्यान रखना है। इंटरनेट में क्या होता है? संसार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम है। ये सबसे नया माध्यम है और सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इंटरनेट, सोशल मीडिया पर सब लगे रहते हैं। इसमें जनसंचार के सभी माध्यमों के गुण समाहित है। अब इसमें सारे के सारे आ जाते हैं। इंटरनेट ऑन करते हो, आप ऑनलाइन रेडियो भी सुन सकते हो, आप ऑनलाइन टीवी भी देख सकते हो, आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो सब चीज़ आप कर सकते हो इसमें।
उसके बाद यह है जहाँ सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए श्रेष्ठ माध्यम है, वहीं अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया है। इसका मतलब यह है कि जहाँ पर यहाँ पर आप सूचना भी पा सकते हो, जनसंचार कर सकते हो, मनोरंजन कर सकते हो, आप अपना गेम्स वगैरह खेलते हो, जीके वगैरह पढ़ लेते हो, सब चीज़ें मतलब आप ज्ञान की भी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वहीं अश्लीलता भी हो जाती है, गलत वीडियोज़ आ जाते हैं, ठीक है ना। दुष्प्रचार भी कर सकते हो, लोग ट्विटर पे या फेसबुक पे कुछ गलत चीज़ें डाल देते हैं, धर्म में भेदभाव फैलाने के लिए कुछ चीज़ें करते हैं और गंदगी भी फैलाई जाती है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। उसके बाद आ जाता है आपका इंटरनेट पत्रकारिता। क्या है? इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। मतलब कि जो भी किसी तरह की न्यूज़ है, मान लीजिए कि कहीं पर कुछ हुआ, तो आजकल क्या करते हैं लोग कि आजकल इंटरनेट, अगर दुनिया में कहीं भी कुछ हुआ तो लोग सीधा उठाते हैं और ट्विटर पे डाल देते हैं, ठीक है। तो ट्विटर पे डाल देते हैं, जब उसका प्रकाशन करते हैं या उसका आदान प्रदान करते हैं, कोई सूचना तुरंत जारी की जाती है, तो इसको इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता दो तरह से होती है। पहली होती है समाचार संप्रेषण के लिए नेट का प्रयोग करना, और दूसरा होता है रिपोर्टर अपने समाचार को ईमेल द्वारा अन्यत्र भेजने और समाचार को संकलित करने, उसकी सत्यता, विश्वसनीयता सिद्ध करने और उसकी सत्यता, इसको ये 2 बार आ गया, इसे सिद्ध करने के लिए करता है। इसका मतलब क्या, कौन से 2 तरीके हो गए? 2 तरीके ये हो गए। पहला ये है कि वो समाचार पत्र संप्रेषण के लिए नेट का प्रयोग करता है, मतलब कि समाचार को कलेक्ट करने के लिए वो नेट का प्रयोग करेगा, ठीक है। नेट के थ्रू उसने समाचार जो है वो कैप्चर कर लिया, ले लिया और उसके बाद उसको दे दिया। दूसरा क्या करेगा कि जो भी उसने समाचार पत्र लिया उसको ईमेल के द्वारा कहीं भेजेगा, मतलब दोनों में भी वो नेट का इस्तेमाल करेगा। उसको समाचार को संकलित करेगा, मतलब इकट्ठा करेगा, उसकी सत्यता और विश्वसनीयता सिद्ध करेगा, मतलब कि ये साबित करेगा कि वहाँ जो उसने देखा या जो उसने रिपोर्ट बनाई है, जो उसने समाचार इकट्ठा किया है, वो सत्य है और सही है। इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास क्या है? विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का विकास जो है वो 3 चरण में हुआ था। पहला चरण था 1982 से 92 तक, दूसरा था 93 से 2001 तक और तीसरा है 2002 से अब तक। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला चरण 1993 से और दूसरा चरण 2003 से माना जाता है। भारत में सच्चे अर्थों में वेब पत्रकारिता करने वाली साइट है rediff.com। सही तरीके से अगर देखा जाए तो पत्रकारिता या जर्नलिज्म के लिए अगर कोई वेबसाइट अच्छी मानी जाती है, बेटर बेस्ट मानी जाती है, तो वो कौन सी होती है? rediff.com, इंडिया इन्फ्लुलाइन और सीफी, 2-3 होती हैं, लेकिन इसमें रेडिफ को भारत की पहली साइट माना जाता है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है, यानी कि सबसे पहले जो जर्नलिज्म वहां पर आया था, इंटरनेट के थ्रू फैलाया गया, वो उसका श्रेय किसको जाता है? तहलका.com को। अब मैंने कहा था आपको उल्टा पिरामिड शैली समझाएंगे। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है बच्चों? उल्टा पिरामिड शैली में समाचार पत्र के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में दूसरे तथ्य और सूचना को बताया जाता है। अर्थात कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं बल्कि सबसे शुरू में ही कह दिया जाता है। इस शैली के अंतर्गत समाचार को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे मैं आपको बताया था पहले भी, इंट्रो, बॉडी और समापन। यानी कि समाचार का मुख्य भाग सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद घटते क्रम में खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे। पहले तो आपने हेडलाइन दे दी, उसके बाद आप बताओगे कि एक्चुअली में हेडलाइन में आप एक्सप्लेन करके बताओगे कि एक्चुअली घटना में क्या हुआ था। फिर उसके बाद समापन करोगे। अधिक महत्वपूर्ण ना होने पर या स्पेस ना होने पर इसे काट के छोटा भी किया जा सकता है, मतलब कि निष्कर्ष देना अपनी तरफ से जो भी चाहें आप निष्कर्ष दे सकते हैं। इसको आप कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है। अब आता है बच्चों आपका रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन क्या है? वैचारिक और भावनात्मक रूप से रचना करना और अपने मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति करना रचनात्मक लेखन कहलाता है। मतलब कि रचनात्मक लेखन का बेसिक मतलब होता है क्रिएटिव राइटिंग। अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाता है और उस पर आपको केवल अपने विचार, आपके क्या विचार हैं, आपके क्या वैल्यूज़ हैं, आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, उसको जब बताया जाता है और उसको लिखा जाता है तो उसको रचनात्मक लेखन कहते हैं। रचनात्मक लेखन के समय निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, रचनात्मक लेखन में विद्यार्थियों को अपने विचारों की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति करनी होती है। मतलब कि इसमें स्टूडेंट्स को अपने विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति करनी होती है। मतलब कि जो आप सोच रहे हैं आपको फ्री होकर सोचना है कि आप उस विचार, आप जो टॉपिक आपको दिया उस टॉपिक के बारे में आपके क्या विचार हैं, आपका क्या वैल्यू है, आपका क्या वोट है, वो आपको बताना है। दूसरा, विचारों में क्रमबद्धता आवश्यक है, यानी कि जो भी आप कहना चाहते हैं उसको आप एक सीक्वेंस में कहें, ठीक है। पहले आपने पास्ट की बात ले ली, फिर आप फ्यूचर की ले ली, फिर प्रेजेंट की बोल रहे हो, नहीं, आप एक क्रम बनाओ उसका कि आप पहले ये बताना चाहते हो, फिर ये बोलना चाहते हो, फिर ये बोलना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद रचनात्मक लेखन में उद्धरण उपयोगी होते हैं, यानी कि अतः उद्धरणों का प्रयोग करें। उद्धरण लिखते समय उद्धरण चिन्ह, यानी कि ये वाले जो इन्वर्टेड कोमास होते हैं, इनको जरूर लगाए जाने चाहिए। यानी कि आपको अगर महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हो या फिर किसी चीज को कोट करना बोलते हैं इसको, अगर आप QUOTE बोलते हैं, इसको कोट करना बोलते हैं। अगर आप कोट करना चाहते हो, जैसे आपने कोई दोहा लिखा या कोई छंद लिखा या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की कोई बात लिखी, तो आप उसको इन्वर्टेड कोमा यानी कि उद्धरण चिन्ह में दिखा सकते हो।
रचनात्मक लेखन से पहले अपने विचारों को संक्षिप्त बिंदुओं या शीर्षकों में बांट लें ताकि लेखन आसान हो सके। इससे पहले क्या है, वो कह रहा है कि जो भी आप लिखना चाहते हो, आपको कोई टॉपिक दिया, उस पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो उसको आप छोटे 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 टॉपिक्स में या हेडलाइंस में बांट लो और उसको फिर आप एक्सप्लेन कर करके धीरे धीरे लिखते रहो। विषयानुकूलता और रोचकता का ध्यान रखना चाहिए। अब मतलब कि जो भी आप लिख रहे हो वो उस टॉपिक से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब कि आपसे पूछा बारिश के बारे में और आप भूकंप के बारे में बताने लग गए तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। तो विषय अनुकूलता रहना चाहिए कि जिस विषय पे आप लिख रहे हो वो विषय के अनुकूल होना चाहिए, वो उस विषय से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और रोचकता का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो लिखना है, आपका जो लेख है वो बोरिंग ना लगे। रचनात्मक लेख से पहले सभी विकल्पों पर विचार करके उपयुक्त विकल्प का प्रयोग करें। मतलब कि रचनात्मक लेखन आप अगर लिखने जा रहे हो तो उससे पहले आप सब सारे ऑप्शन ध्यान से देख लो, किस किस टॉपिक पे आपको लिखने के लिए कहा है। उसके बाद जब सारे टॉपिक आप देख लेते हो तो उसके बाद अपने हिसाब से आप एक विकल्प चुन लो और उस विकल्प का चुनाव करके आगे बढ़ सकते हो। आप रचनात्मक लेखन के हिस्से को 3 भागों में विभाजित करते हैं: विषय का परिचय, विषय का विस्तार और निष्कर्ष। यानी कि सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी विषय आपको दिया है आप उस विषय का परिचय दोगे, आप उस विषय के बारे में क्या सोचते हो उस विषय के बारे में बताओगे, फिर उस विषय का विस्तार करोगे, फिर उसके बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस बताओगे, कुछ अपने विचार और बताओगे, एक्सप्लेन करोगे उसको, और बाद में आए लास्ट में उसका निष्कर्ष निकाल दोगे। उसके बाद आता है रूपरेखा। लेखन के समय पूर्वापर संबंध के नियम का निर्वाह किया जाए। पूर्वापर संबंध के निर्वाह का अर्थ है ऊपर की बात उसके ठीक नीचे की बात से जुड़ी होनी चाहिए, इससे कि विषय का क्रम बना रहे। इसने सीधी सीधी बात कह दी है। इसका मतलब ये है कि जो आपने पहले पैराग्राफ में लिखा और आप दूसरे पैराग्राफ में जो लिख रहे हो वो उसी के क्रम में आना जाए। ऐसा लगना चाहिए कि उसी बात से जुड़ा हुआ आप नया विचार बता रहे हो अपना। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर के पैराग्राफ में और नीचे के पैराग्राफ में कोई संबंध ही नहीं है। भाषा सरल, सहज और बोधगम्य हो, यानी कि सीधी साफ भाषा होनी चाहिए और वो जो है बोधगम्य होनी चाहिए, मतलब कि साफ जुड़ी हुई होनी चाहिए। पुनरावृत्ति दोष से बचा जाए, यानी कि बातें रिपीट नहीं होनी चाहिए आपकी। शब्द सीमा 150 शब्द सीबीएसई द्वारा निर्धारित की गई है। शब्द सीमा का ध्यान रखें और अनावश्यक बातें लिखने से बचें, क्योंकि सीबीएसई जब क्वेश्चन आपके पास आता है तो उस क्वेश्चन में 100 शब्द आपको 150 शब्द आपको लिखने होते हैं। इसकी सीमा होती है, तो इस सीमा का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। रचनात्मक लेखन में निम्न प्रश्नों के उत्तर तलाश करें। मतलब कि रचनात्मक लेखन में उन्होंने आपको एक हिंट दे दिया कि जब आप रचनात्मक लेखन लिखो और आपको कोई ऐसा टॉपिक दे दिया है जिसके बारे में आपको सोचना है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपको कोई समस्या दे दी। ठीक है, मान लीजिए कि इंटरनेट का जो दुरुपयोग है किस तरह से हो रहा है, या फिर जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उनको किस तरह नुकसान हो रहा है, या प्राकृतिक गैसों को या ग्रीन हाउस को या ओजोन, कुछ भी टॉपिक ऐसा आ जाता है जो कि किसी समस्या से जुड़ा हुआ है या जिस पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें सबसे पहले आप सोचोगे समस्या क्या है, एक्चुअल समस्या बताओगे, समस्या क्या है, समस्या क्यों है, उसका कारण बताओगे, आप क्या सोचते हो कि उसका कारण क्या है, आपको अपने विचार बताने हैं, आप क्या सोचते हो कि उसका कारण क्या है, समस्या का प्रभाव क्या पड़ रहा है, यानी कि उस समस्या से लाभ हो रहा है तो क्या हो रहा है और हानि हो रही है तो क्या हो रही है। फिर उसके बाद आपके मन में कोई उपाय है या कोई सुझाव है या किसी प्रकार का प्रयास करने से अगर वो समस्या सुलझ सकती है, उस प्रयास को फिर आप बताओगे और उसके बाद उसका उपसंहार करोगे, यानी कि उसका निष्कर्ष दे दोगे कि आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह किया जाए तो ये समस्या सुलझ सकती है, इस समस्या को बढ़ाने से रोका जा सकता है या क्या किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, यहाँ पर इसने उदाहरण दे दिया। उदाहरण है शिक्षा का महत्व। हमने एक रचनात्मक लेखन का उदाहरण उठा लिया जिसे कहते हैं शिक्षा का महत्व। तो अब हम इसको पढ़ेंगे और ये आपको समझना है कि किस तरह से जो बातें हैं वो क्रम में कही गई हैं, साधारण भाषा में लिखी गई हैं, पहला पैरा जो दूसरे पैरे से जुड़ा हुआ है, बातें यहाँ वहाँ की नहीं की गई हैं, एक क्रम बना हुआ है बातों में। ठीक है। शिक्षा, आखिर हर कोई इसकी महत्वता को जानता है। अगर इंसान पढ़ा लिखा है, शिक्षित नहीं है, तो उसकी समझ में लगभग कोई अस्तित्व ही नहीं है। शिक्षा हमारे जीवन के लिए उतनी महत्वपूर्ण बन गई है जितना हमारे लिए खाना पीना। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। एक शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, वो कहीं कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता उसे। अगर शिक्षा के महत्व की बात करें तो अभी भी यानी कि 21वीं शताब्दी में भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ सही प्रकार से इसकी पहुंच नहीं है। यदि किसी न किसी प्रकार से वहाँ शिक्षा की व्यवस्था है तो वहाँ के लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। उचित ज्ञान और शिक्षा का महत्व ना पता होने के कारण आज भी कई बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, जो कि हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है।
यानी कि आज भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर लोग शिक्षा नहीं पा पाते हैं या उचित ज्ञान उनको नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। बच्चों तक शिक्षा ना पहुँच पाने का कारण क्या है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। क्या कहना चाहता है ये? अब ये बात इसने बोली है कि आज भी कई बच्चों के पास शिक्षा नहीं पहुँच पाती, लेकिन उसने इस बात को इससे जोड़ दिया। अब उसने नीचे बता दिया कि इसमें कारण क्या है ऐसा होने का। वो कारण है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात पर विश्वास किया जाता है कि उनका बच्चा जितनी जल्दी काम को सीख जाएगा उनके लिए उतना ही अच्छा हो जाएगा। यही कारण है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके काम की तरफ धकेल दिया जाता है, जिस वजह से कि उसके माता पिता शिक्षा की महत्व की जानकारी नहीं जान पाते। फिर उसके बाद इसको इस बात से जोड़ा गया। अगला उसने क्या विचार बताया अपना? ऐसा नहीं है कि इसके प्रचार प्रसार के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया। सरकार द्वारा कई प्रकार से जानकारी दी जाती है, कई तरह के अभियानों को अंजाम दिया गया है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, स्कूल चले अम्बा है, पढ़ेगा इंडिया है, देश की बेटियों के लिए स्पेशल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला प्रोग्राम, कई प्रोग्राम्स कई अभियान जो है वो सरकार ने चलाए भी हैं। कई प्रकार से इन अभियानों को चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन हमें अभी इसके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे कोई कानून बना तो दिया जाता है लेकिन उसका पालन करना भी जरूरी होता है। उसी प्रकार सरकार द्वारा हम अभियान चलाएंगे लेकिन हमें उसके प्रति जागरूक होने की भी आवश्यकता है। मतलब कि केवल अभियान चलाना काफी नहीं होता, अभियान चलाने के साथ साथ लोगों के मन में उसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए ताकि कि वो ढंग से काम कर सके, चल सके। ठीक है। उसके बाद आता है आपका समाचार लेखन। समाचार लेखन तो आप जानते हो, समाचार लिखे जाते हैं जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसमें समाचार लिखने के लिए क्या आवश्यक तथ्य हैं? समाचार लिखने से पहले उसकी पृष्ठभूमि का ज्ञान होना चाहिए। मतलब कि आप समाचार किस टॉपिक पे लिख रहे हो, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि उसके पीछे का इतिहास क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। समाचार प्राप्त होने के बाद उससे संबंधित अनेक पक्षों और तथ्यों को समाहित कर समग्रता के साथ लिखना अपेक्षित है। समाचार लेखन में 4 संकारों का ध्यान रखना जरूरी होता है। वो कह रहा है कि समाचार आपको प्राप्त हो गया, मान लीजिए कि कहीं पर भूकंप आया, ये आपको पता चल गया, लेकिन उससे जुड़े हुए कई भूकंप किस वजह से आया, क्या हुआ, भूकंप से पहले क्या हुआ, भूकंप आया तो क्या हुआ, लोगों का क्या रिएक्शन था, कितने लोग प्रभावित हुए, बहुत सारे पक्ष ऐसे हैं जो इकट्ठे करने पड़ते हैं, उन सबको समाहित करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, फिर समग्रता के साथ लिखना अपेक्षित है। मतलब आप उम्मीद की जाती है कि आप ऐसे लिखो। फिर समाचार लेखन में 4 संकारों का ध्यान रखना आवश्यक, मतलब ये 4 पॉइंट जो हैं आपके, इन 4 पॉइंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि समाचार सत्यता पर आधारित होना चाहिए, सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। मतलब कि जो समाचार आप दे रहे हो, जो समाचार आप छाप रहे हो, वो खबर सच होनी चाहिए। दूसरा, स्पष्टता। समाचार स्पष्टता, पहला आपका ये टॉपिक है सत्यता, और दूसरा है स्पष्टता। समाचार अपने अर्थ के सरलता से समझा सके, यानी कि जो भी समाचार आप कहना चाह रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। जो भी मैसेज देना चाह रहे हो, जो भी खबर बताना चाह रहे हो, वो खबर क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोगों को कंफ्यूजन हो जाए कि क्या समाचार क्या है, एक्चुअली खबर क्या हुई, हुआ क्या। संक्षिप्तता का मतलब है समाचार को अति विस्तार से बचना चाहिए, मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किसी खबर को नहीं करना चाहिए कि A to Z, मतलब कि 5 मिनट की बात को 15 मिनट खींच दो, इतना नहीं होना चाहिए। संक्षिप्तता मतलब कि कम से कम बातों में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। दूसरा आ गया, चौथा आ गया आपका सुरुचि। समाचार की भाषा शैली और प्रस्तुत रोचक होना चाहिए। मतलब कि समाचार आप जिस तरह बता रहे हैं, जिस भाषा का उसमें प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं, वो रोचक होना चाहिए, यानी कि पढ़ने वाले को मजा आए। अनुच्छेद ना तो अधिक बड़े और ना ही संक्षिप्त या लघु होने चाहिए। मतलब कि जो भी पैराग्राफ उस कॉलम में उस खबर के लिए लिखा जा रहा है वो ना तो बहुत छोटा होना चाहिए कि 4 बात में न्यूज़ खत्म हो गई, हमें पता ही नहीं चला कि हुआ क्या, और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए कि इतना लंबा कर दें उस न्यूज़ को कि पूरा इंसान पढ़ने में इंटरेस्ट ही उसका खत्म हो जाए। एक अनुच्छेद में यथासंभव एक ही आयाम या पक्ष होना चाहिए। मतलब कि अगर आप जो भी न्यूज़पेपर को छाप रहा है, उस कॉलम को छाप रहा है, उस खबर को छाप रहा है, उसका पक्ष एक ही होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो उस चीज़ की बुराई भी कर रहा है और उस चीज़ की तारीफ भी कर रहा है। जो भी खबर है उसकी दोनों आयाम नहीं होने चाहिए, एक ही आयाम, एक ही पक्ष होना चाहिए, या तो वो बुराई करे या फिर अच्छा ही करे। समाचार में शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब कि सब समाचार में शब्दों को रिपीट नहीं करना है। पत्रकारीय लेखन से आप क्या समझते हैं? पत्रकारीय लेखन का मतलब ये होता है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो जर्नलिस्ट में जर्नलिज्म करते हैं, जो न्यूज़पेपर में कॉलम लिखते हैं, मैगजीन्स में एडिटोरियल्स लिखते हैं, वो कौन होते हैं? समाचार पत्र और समाचार के अन्य माध्यमों के पत्रकार अपने पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों तक तथ्यों और सूचनाओं को पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। मतलब कि जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं वो अपनी न्यूज़ या अपने विचार या फिर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए अलग अलग माध्यमों का प्रयोग करते हैं। इसे ही लेखन पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। पत्रकार के निम्न 2 प्रकार होते हैं, यानी कि 2 प्रकार नहीं है या 3 प्रकार है, ये 3 प्रकार से पत्रकार होते हैं।
पूर्णकालिक पत्रकार ये किसी समाचार संस्था में कार्य करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी, यानी कि जो किसी न्यूज़पेपर में, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया आपका न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स आपका न्यूज़पेपर, वहाँ पर फुल टाइम नौकरी करता है, वो सैलरी मिलती है उसको, फुल टाइम नौकरी करता है, वो आपका हो गया पूर्णकालिक पत्रकार। फिर आपका हो गया अंशकालिक पत्रकार, जिसे स्ट्रिंगर भी कहते हैं। ये किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर कार्य करने वाला कर्मचारी होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला। मतलब कि समझ लो कि जैसे 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए नौकरी पर रख लिया, वो उसने वहाँ पर काम करेगा और 1 साल के बाद उसका खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, फिर वो हट जाएगा वहाँ से नौकरी से। फ्रीलांसर यानी कि स्वतंत्र ऐसे पत्रकार होते हैं जिनका संबंध किसी विशेष समाचार संस्था या संगठन से नहीं होता, बल्कि अलग अलग अखबारों के लिए भुगतान के आधार पर लिखता है। फ्रीलांसर का मतलब ये हुआ कि जिस अखबार ने उसको कांटेक्ट कर लिया, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि आप हमारे न्यूज़पेपर के लिए कॉलम लिख दो, या फिर हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा कि आप हमारे न्यूज़पेपर के लिए कॉलम लिख दो, तो वो अलग अलग न्यूज़पेपर उसे ऑफर देते रहते हैं और वो उन ऑफर के बेसिस पे उन न्यूज़पेपर्स के लिए लिखता रहता है, उसको बोलते हैं फ्रीलांसर। फिर एक आपका आता है विशेष लेखन। क्या होता है? समाचार पत्रों में सामान्य समाचारों के अलावा साहित्य, विज्ञान, खेल इत्यादि की भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। समाचार पत्र में क्या होता है कि सामान्य समाचार तो होते ही हैं, लेकिन सिर्फ केवल समाचार घटनाओं के बारे में समाचार नहीं होते, वहाँ पे आपके साहित्य के भी समाचार, साहित्य भी होता है। एक आपका पेज होता है जो साहित्य को दे दिया जाता है, जहाँ पर कविताएं छपती हैं, लेख छपते हैं, कहानियाँ छपती हैं। फिर विज्ञान, स्पेस में आजकल क्या चल रहा है, साइंस में आजकल क्या चल रहा है, एक पेज आपका साइंस के रिगार्डिंग होता है पूरा, एक पूरा खेल को होता है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर, तो एक पेज पूरा खेल की खबरों से भरा होता है। तो अलग अलग टॉपिक की अलग अलग जानकारियां होती हैं। इसी कार्य के अंतर्गत जब किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर विशेष लेखन किया जाता है तो इसे विशेष लेखन कहते हैं। मतलब कि ये तो रेगुलर न्यूज़ आती है, इसके अलावा जब किसी स्पेशल टॉपिक पर विशेष लेखन किया जाता है तो उसको विशेष लेखन कहते हैं। विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्र क्या होते हैं? विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्र होते हैं अर्थ हो गया, यानी कि बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया, ठीक है, खेल, मनोरंजन, विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस और स्पेस हो गया आपका, कृषि हो गया, विदेश, पर्यावरण एनवायरनमेंट हो गया, रक्षा, कानून, स्वास्थ्य इत्यादि। ये सब के बारे में अलग अलग न्यूज़ लिखी जाती है। किसी भी टॉपिक पर आप स्पेशली कोई न्यूज़ लिख देते हैं तो उसको विशेष लेखन बोल दिया जाता है। इसकी भाषा शैली क्या होती है? विशेष लेखन में हर क्षेत्र की विशेष तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जैसे कारोबार में आप क्या बोलेंगे, व्यापार में तेजी आई, सोना उछला, चांदी लुढ़की, इस तरह की खबरें आती है ना। पर्यावरण संबंधी होगी तो भाई लेख में आर्द्रता, यहाँ पर मौसम में आर्द्रता है, ठीक है, टेक्सास कचरा है काफ़ी, ग्लोबल वार्मिंग। तो कुछ हर एक टॉपिक से जुड़ी हुई कुछ स्पेशल शब्द होते हैं जिनको उन तरह की खबरों में इस्तेमाल किया जाता है। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती, मतलब कि कोई स्पेशल भाषा नहीं होती उसकी। विषय अनुसार उल्टा पिरामिड या फीचर शैली का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। उल्टा पिरामिड शैली यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे हेडलाइन में लिख दी, उसके बाद उसका विस्तार कर दिया और उसके बाद अपना निष्कर्ष दे दिया। पत्रकार चाहे कोई भी शैली अपना ले, लेकिन उसे ये ध्यान में रखना होता है कि खास विषय में लिखा गया आलेख सामान्य से अलग होना चाहिए, ठीक है। वो किसी भी शैली में लिख सकता है, लेकिन उसे ये ध्यान रखना है कि जब खास विषय में कोई आलेख लिखा गया है तो वो सामान्य यानी कि नॉर्मल न्यूज से अलग होना चाहिए। अब इसमें एक चीज होती है बीट। समाचार पत्रों और रेडियो टेलीविजन में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है, यानी कि जो भी समाचार पत्र के लिए अलग से विशेष लेखन करेगा उसका डेस्क जो है वो अलग होता है। और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले जो पत्रकार होते हैं उनका समूह भी अलग होता है, जिनसे ये अपेक्षा करी जाती है कि वो जिस बारे में न्यूज़ लिख रहे हैं, मान लीजिए कि एक डेस्क दे दिया जी, ये तो सिर्फ खेल की खबरें लिखेंगे, इनको सिर्फ लिखनी स्पोर्ट्स की खबरें हैं, तो उनसे ये उम्मीद करी जाती है कि उनको उस विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर वो फुटबॉल के बारे में न्यूज़ लिख रहे हैं तो फुटबॉल में क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या स्ट्राइक्स होती हैं, जैसे बैट में आप क्या बोलते हैं उसको, नो बॉल होती है, और आपका आउट, और क्या कई सारी टर्म्स होती हैं ऐसी, ज़्यादातर तो टर्म्स मुझे भी नहीं पता खेल की, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी टर्म्स होती हैं जिनका इस्तेमाल खेल के न्यूज़पेपर्स में किया जाता है। आप पढ़ते होगे, जो खेल में इंटरेस्टेड है, क्रिकेट में या बास्केटबॉल में इंटरेस्टेड है, उनको पता होगा कि इन सब के क्या नियम होते हैं। जैसे गोल होता है, फुटबॉल में गोल होता है, तो पता होना चाहिए जो डेस्क पे खेल के डेस्क पर बैठ कर खेल की खबरें लिखेगा उसको पता होना चाहिए कि गोल क्या होता है, भाई बास्केट क्या होती है, ठीक है, रन आउट क्या होता है। तो ये सब चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए उसको। इन्हीं डेस्क पर काम करने वाले संवाददाता के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखा जाए, मतलब जिसकी जितनी दिलचस्पी होती है और जिसको उस विषय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान होता है, उसके आधार पर संवाददाताओं को बांट दिया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं, यानी कि लोग जो न्यूज़पेपर्स के लोग होते हैं जिन्हें मीडिया कहते हैं हम, उनकी भाषा में इसको बीट कहा जाता है। यदि एक संवाददाता की जो स्पेशलिटी है वो खेल है, तो उस क्षेत्र की सभी खेल संबंधी रिपोर्टिंग जितनी भी होगी वो केवल वही संवाददाता करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे टॉपिक आपके कवर हो गए हैं, बाकी जो टॉपिक रह गए हैं वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाएंगे। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
कोई इसमें मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ समझना है और अपनी भाषा पर ध्यान देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टॉपिक्स प्रैक्टिस करिए, हिंदी में लिखने की कोशिश करिए, जिससे कि आप अपने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाएँ। ठीक है, तो आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।